हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए एक ओरिजिनल पेपर। तो साथी, जैसा कि आप सभी का 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो जिस पैटर्न पे होने वाला है बिल्कुल उसी के पैटर्न पे आज की सेशन में पेपर से पहले एक पेपर को हल करने जा रहे हैं। तो साथी, आज की सेशन में आप सभी को कभी जीके का सवाल मिलेगा, तो कभी साइंस का सवाल मिल जाएगा, तो कभी मैथ का, तो कभी रीजनिंग है। यानी जैसा पेपर होगा बिल्कुल उसी के पैटर्न पे आज की सेशन हम लोग सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर से पहले एक पेपर आप जरूर हल कीजिएगा और देखिएगा कि आज की इस 50 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि भाई पेपर में तो सवाल थोड़ा सा कठिन लेवल के आते हैं। तो आज की सेशन बिल्कुल कठिन प्रश्नों के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो याद रखिएगा, आज की इस ओरिजिनल पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से इस पेपर को हल करना है। लास्ट में स्कोर जरूर करना है कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, एक शाम को 7 PM पे। तो चलिए दोस्त, आज की इस ओरिजिनल पेपर के पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था? तो साथी, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक महात्मा गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये किसके खिलाफ किया था? तो नमक कर के खिलाफ था। तो यानी ये पहले का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट आंसर। आपसे सवाल पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ किया था? तो नमक कर के खिलाफ किया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व दुग्ध दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? विश्व दुग्ध दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो वे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो भाई, ब्लड में जो आरबीसी है इसके बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, बताइए? तो पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह कैसा एजेंट होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि साथ ही ऑक्सीकरण एजेंट होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रीजनिंग का सवाल रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? जैसे 7 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, 31 दिया है, 155 दिया है। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। तो कभी यहाँ पे आपको रीजनिंग का सवाल मिला तो आगे साथ ही आपको मैथ के भी सवाल मिलेंगे। मैथ के दमदार प्रश्नों में से एक प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर में वहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो साथ ही यहाँ पे देखिए क्या समीकरण बनाया है। तो पहले 7 से 7 बनाया, यानी 7 में पहले 1 का मल्टीप्लाई किया तो 7 बन गया। उसके बाद देखिए 7 से 9, यानी इसमें +2 को ऐड कर दिया तो 9 बन गया। उसके बाद देखिए 9 से 27, यानी 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। उसके बाद दोस्त देखिए 27 से 31, यानी इसमें +4 को ऐड कर देंगे तो 31 बन जाएगा। 31 से 155, 31 पंजे 155 होता है। 31 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 हो जाएगा। अब समीकरण देखिए, पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को जोड़ा है, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को जोड़ा है, उसके बाद देखिए 5 का मल्टीप्लाई किया। इसी समीकरण को यदि हम फॉलो करेंगे तो भाई इस बार हम लोग +6 को ऐड कर देंगे। देखिए पहले गुणा, फिर प्लस, गुणा प्लस, गुणा प्लस, तो 155 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 161 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 6 का दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से विलय को पृथक कर सकते हैं? तो साथी, किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से विलय को अलग कर सकते हैं?
तो किस विधि का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं? तो भाई वाष्पीकरण का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो पेपर के सवाल थोड़े से कठिन लेवल के होते हैं, तो साथ ही आप लोग मैनेज कीजिएगा, लेकिन हर एक सवाल का जवाब आप कमेंट में देते चलेंगे, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो साथी किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता इनमें से कौन सी है? तो एकल संविधान जो होती है वो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता होती है। बी ऑप्शन एकल संविधान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय अक्ष के समानांतर है? तो भाई किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय अक्ष के समानांतर है? तो वस्तु विश्राम की अवस्था में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो साथ ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह के सवाल एक पेपर में जरूर पूछा ही जाता है, तो इसे आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक मान्यता प्राप्त कौन सी नृत्यांगना थी? वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक मान्यता प्राप्त कौन सी नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आने वाले सवाल आप जरूर हल करेंगे, खासकर साथ ही रीजनिंग और मैथ के, क्योंकि रीजनिंग और मैथ मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो मैथ रीजनिंग बिल्कुल वही सवाल हम हल करेंगे जो पेपर में लगभग 2 से क्वेश्चन उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर टेरिलीन और कपास को मिलाकर बनाया जाता है? तो कौन सा पॉलिएस्टर टेरिलीन और कपास को मिलाकर बनाया जाता है? भाई टेरिकॉट बनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप कौन है इनमें से? तो याद रखिएगा जो बिना बुझा चूना होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं होता है। डी ऑप्शन बिना बुझा चूना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप लोग कहते हैं CaO। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये रीजनिंग का सवाल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में किंग को 16, 18, 13, 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और HOP को 19, 12, 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में STO को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी फटाफट। जैसे KING, किंग का कोड कितना है? 16 है, 18 है, 13 है, 20 है। बताइए, पहले इस समीकरण को समझिए, उसके बाद अगला हम लोग देख लेंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथ ही यदि आपको इस अक्षर K और I और NG दिखाई दे रहा होगा तो भाई K का अपोजिट क्या होता है? P होता है। और I का अपोजिट क्या होता है? R होता है। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है। G का अपोजिट क्या होता है? T होता है। तो देखिए दोस्त, P का नंबर कितना होता है? 16 होता है। R का नंबर कितना होता है? 18 होता है। M का नंबर कितना होता है? 13 होता है। T का नंबर कितना होता है? 20 होता है। यानी दोस्त जो किंग है उसका अपोजिट करने के बाद उसी अक्षर का साथ ही नंबर किया है, यानी किंग का अपोजिट करने के बाद उसका नंबर कोड किया है। समझे दोस्त आप सभी? उसी प्रकार देखिए HOP को भी देख लेते हैं। HOP सबसे पहले इन अक्षरों का हम लोग क्या करेंगे भाई? अपोजिट कर लेते हैं। H का अपोजिट क्या होता है? S होता है। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है। P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। अब हम लोग इस अक्षर का नंबर लिखते हैं, जैसे S 19 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है। देखिए दोस्त 19, 12, 11 यही तो लिखा है। 19, 12, 11 प्रश्न में देखिए 19, 12, 11, यानी भाई HOP को भी अपोजिट करने के बाद उसका नंबर लिखा है। तो पूछा किसका है? STA का पूछा है। S का अपोजिट सबसे पहले बना लेते हैं, H होता है। T का अपोजिट
जी होता है ए का, तो भाई जेड होता है, सभी को मालूम होगा। तो एच 8 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है, जेड आपका 26 नंबर पे होता है, यानी 8726 डी ऑप्शन। तो 15 के यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, आप बताइए कि पार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा। पार्क वार्क तो आप बहुत घूमते हैं, तो इसका अपोजिट भी बताइए। जहाँ भी आप जाएं घूमने, वहाँ पे मतलब कि हर एक प्रश्न वहाँ पे उठाइए कि कुछ ना कुछ नया प्रश्न बन जाएगा वहाँ से भी। तो आप जहाँ भी जाइए अपने थोड़ा सा बेनिफिट के लिए जाया कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो साथ ही काफ़ी जी सवाल है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद शामिल थे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे दोस्त आपको समीकरण दिया है, यानी प्लस की जगह दोस्त आपको गुणा रखना है और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। उसके बाद इस समीकरण को हल करना है, इतना ही समीकरण। ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है भाई, याद रखिए गैप दिया है, गैप का साइन है। तो यहाँ पे इतना समीकरण दिया है, आपको प्लस की जगह गुणा रखना है और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। उसके बाद समीकरण को हल कर देना है। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। तो आप तुरंत जब भी प्रश्न आपके सामने है ना, तुरंत आप लोग हल करने का प्रयास स्टार्ट किया कर दिया कीजिए अपने से। जैसे देखिए 20 है, 20 के बाद देखिए भाग है यानी डिवाइड है। डिवाइड की जगह किस में आप बदलेंगे, माइनस में, तो भाई माइनस रखेंगे, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह देखिए प्लस में चेंज करना है, तो भाई प्लस रखेंगे। कितना है, 10 है। 10 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस और भाई डिवाइड को आपस में चेंज करना है, तो माइनस की जगह डिवाइड रखेंगे हम। कितना हो जाएगा, 5 है। 5 के बाद देखिए दोस्त प्लस है, प्लस की जगह देखिए गुणा पे, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में, तो इसमें हम गुणा को चेंज करेंगे। अब साथ ही समीकरण को हल करना है बॉडमस के नियम लगाकर। तो देखिए बॉडमस के नियम लगाते हैं हम, तो 20 माइनस 5 प्लस 5 का भाग 10 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 2 है। उसके बाद देखिए 20 माइनस 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ से प्लस 4 और यहाँ से प्लस 20, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में से यहाँ पे देखिए माइनस 5 है, तो 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। यानी 17 का बी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई दिक्कत इसी बात पे, आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो साथ ही आप सबका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन पेपर सेट करके लाते हैं। तो बस आप सभी क्या करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। धातु अम्ल अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो साथ ही केवल पादप कोशिकाओं में कौन मौजूद होते हैं, तो भाई प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। ये मैथ के सवाल है। चलिए मैथ का सवाल आप अपने हल कीजिए। मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपको प्रतिशत से देखने को मिलेगा। तो देखिए 50% और 40% की 2 क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होंगी। बताइए दोस्त, क्रमिक छूट से संबंधित प्रश्न है, तो आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। फार्मूला तो बिल्कुल आराम से आपको मालूम होगा। तो 50% और 40% की 2 क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होंगी। चलिए दोस्त फटाफट इस सवाल को हल कीजिए आप लोग। जैसे क्रमिक छूट का फार्मूला क्या होता है, 100 माइनस D1, ये आपका D1 हो जाएगा 50। उसके बाद एक ब्रैकेट में 100 माइनस D2 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 20 आती 100 रहता है, तो ध्यान देंगे दोस्त। तो यहाँ से देखिए 100 माइनस 100 में से यहाँ से D1 देखिए कितना है भाई, आपका 50 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 100 में से यदि 50 घटाएंगे तो 50 बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 है, 100 में से देखिए 40 है, 40% कम करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में 60 हो जाएगा। अब इसके बटे में 100,
अब साथ ही आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये एक जीरो एक जीरो काटेगा 60 को, और एक जीरो इस 50 वाले में एक जीरो काट देगा, यानी 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 100 माइनस 30 तो कितना आएगा, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आएगा, यानी 70% होगा, यानी 20 का सी ऑप्शन हो जाए। कितना इजी प्रश्न है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट तो जो कि इसको करने में काफ़ी समय लगाते, लेकिन दोस्त मैथ जब हम करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, जब भी आपको दो क्रमिक छूट देखने को मिल जाए तो फार्मूला बस से आप याद कर दिएगा, 100 माइनस D1 एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा और एक ब्रैकेट में 100 माइनस D2 ले लीजिएगा, बटे में 100 लेकिन रहेगा दोस्त। उसी प्रकार हमने यहाँ पे तो किया, देखिए 100 माइनस 100 में से D1 देखिए हमने डायरेक्ट घटाया, जैसे आप ऐसे लिखते 100 में से एक बार 50 घटाते, फिर उसके बाद 100 में से फिर यहाँ पे 40 है तो 40 घटाते, उसके बाद दोस्त हल करते बहुत समय लगता, बिल्कुल वही सब सवाल आता। फिर देखिए 100 इधर होता, 100 में से 50 घटाते तो 50 आता, फिर इसके बाद देखिए 100 में से 40 तो 60 आता, बटे में 100। यहीं पे देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो से 5 ये 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त, तो 70 ही होगा, यानी 70% हो जाएगा, यानी देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि मान लीजिए 20% है, एक 10% है, तो इन दो क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होंगी। बताइए इस सवाल का राइट आंसर हल करके, बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला पे होने वाला है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये देखिए एक दुकानदार ने ₹25,000 में एक ओवन खरीदा और उसे 29,500 में बेच दिया। उसने ₹1500 ओवरहेड्स के रूप में खर्च किए, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप लोग, देखते हैं इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है। ध्यान से आपको प्रश्न हल करना मैथ का, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि आपको सभी कभी जीवन में इस टाइप के सवाल भूलेंगे नहीं। आपको निकालना है हानि हो रहा है या उसको लाभ हो रहा है। तो पहले देखिए एक जो दुकानदार है दोस्त वो 25,000 में एक ओवन खरीदा, तो भाई 25,000 में पहले वो इसने ओवन खरीद लिया, उसके बाद 29,500 में बेच दिया। भाई पहले तो 25,000 में खरीदा, उसके बाद 29,500 में बेच भी दिया, लेकिन साथ ही वो देखिए उसने 1,500 रुपये ओवरहेड्स के रूप में खर्चा किया, यानी भाई वो 25,000 तो अलग से खरीदा ही खरीदा, लेकिन उसमें उसने 1,500 भी खर्चा, यानी इसी 25,000 में ये 1,500 भी तो ऐड होगा। आप यदि कोई सामान मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं, मान लीजिए आप बाइक 10,000 में खरीद रहे हैं, आप जब बाइक 10,000 में खरीदेंगे उसमें मान लीजिए कुछ गड़बड़ी आ गई तो आप दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आप 2,000 और लगा देंगे, तो भाई उसी 10,000 में 2,000 और तो खर्चा होगा, यानी टोटल वो बाइक कितनी की पड़ेगी, 12,000 की पड़ जाएगी ना। बताइए यदि आप मान लीजिए मोबाइल ही खरीदते हैं, मोबाइल आप जब खरीदते मान लीजिए 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, उसके बाद कुछ उसमें रिचार्ज करवाते, मान लीजिए 300 का रिचार्ज करवाएं, तुरंत रिचार्ज करवाएंगे तो वो क्या होगा भाई 10,300 का मोबाइल पड़ेगा ना। बताइए आप लोग समझिए। तो उसी प्रकार देखिए पहले दुकानदार 25,000 का एक ओवन खरीदा, उसके बाद उसने 1,500 रुपये ओवरहेड्स के रूप में खर्चा किया, यानी ये 25,000 प्लस 1,500 ये दोनों क्या हो जाएगा, उसका पूरा खरीदा हुआ सामान हो जाएगा, यानी 25,000 और 1,500 कितना हो जाएगा, 26,500 होगा। अब देखिए दोस्त इस 26,500 में से उसने 29,500 को बेच दिया, यानी उसको यहाँ से लाभ कितना हो, यहाँ तो लाभ हुआ, यानी आप कोई सामान 10 रुपये खरीद रहे हैं उसे 20 रुपये में बेच रहे हैं तो 10 रुपये का आपका लाभ होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार देखिए दुकानदार 26,000 टोटल 50,500 में ये पूरा टोटल सामान उसका खरीदने में और खर्च करने में लगा, तो उसने बेचा 29,500 में, यानी आप क्या कर दीजिए भाई 29,500 में से 26,500 घटा दीजिए, तो 29,000 में से 26,500 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा, यानी उसको 3,000 का लाभ हुआ, 3,000 का लाभ हुआ। लेकिन दोस्त लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ कैसे आप लोग निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय माइनस क्रय करते हैं ना, विक्रय माइनस क्रय करते हैं ना, जैसे विक्रय बेचा हुआ माल होता है, क्रय आपका खरीदा माल हुआ होता है ना दोस्त। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमें कितना का हुआ है, 3,000 को, 3,000 का लाभ प्रतिशत हुआ है। तो साथ ही अब देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे में दोस्त क्रय मूल्य
टोटल उसका क्रय मूल्य यानी जितना वो खरीदने में और खर्चा करके लगाया है इंटू 100। हमेशा भाई लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, ये तो सभी को मालूम होगा। तो लाभ उसको कितना का हुआ था भाई, 3000 का लाभ हुआ था। टोटल उसका क्रय मूल्य कितना था, 26,500 था। ये 25,000 और 1,500 कितना हो जाएगा, 26,500 हो जाएगा। यहाँ से 100 तो देखिए 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यहाँ से 500 में कट जाएगा। अब देखिए 265 और यहाँ पे 3000, तो आपका कितना आएगा अप्रॉक्स साथी, जब आप हल करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 11% आएगा, यानी डी ऑप्शन 11% लाभ आ जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे इस प्रश्न को आप सभी साथी हल करेंगे, तरीका बस समझिए दोस्त। तो 21 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी कोई भी दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को हुई, बताइए कोई भी दिक्कत। यही साथी मान लीजिए यही जो ये दुकानदार ने 25,000 में खरीदा और 1,500 रुपये खर्चा किया, तो उसको टोटल कितना पड़ा, 26,500 पड़ा। यहीं पे साथी अगर उसको 26,500 में खरीदा लेकिन 23,000 में बेचना पड़ गया, तो इससे भाई देखिए हानि होगा। तो आप यहाँ पे हानि का फार्मूला लगाते हैं। हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय इंटू 100। ध्यान देना, बस इतना ही साथी आपको ध्यान देना है। ओके, ये सब साथी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेटल OCVYN तो रीयूज कैसे होगा। यहाँ पे डबल अनुपात लग गया, इसका मतलब मेटल से आपको OCVYN समीकरण समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलिए हल कीजिए आप सभी साथी। देखिए METAL मेटल को क्या कोड किया है, OCVYN, यही कोड किया है, OCVY है, N है। तो M देखिए दोस्त 13 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, V 22 नंबर का होता है, E 1 नंबर का होता है, Y 25 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है। यही होता है। देखिए 13 से 15 की यानी इसमें भाई +2 को जोड़ा है, 5 से 3 बनाया यानी इसमें -2 कर दिया। फिर देखिए 20 से 22 +2 किया है, उसके बाद देखिए 1 यानी 1 को आप 27 मान लीजिए, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 12 से 14 +2 यानी साथ ही सीरीज देखिए पहले +2 -2 +2 -2 +2, यानी पहले +2 से स्टार्ट करना हमें, आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। रीयूज, चलिए REUSE, R 18 होता है तो भाई 18 में 2 जोड़ना है, इसमें -2 जोड़ना है, इसमें +2 जोड़ना है, इसमें -2 जोड़ना है, इसमें +2 जोड़ना है। E 5 होता है, V 22 होता है, S 19 होता है, E 5 होता है। अब देखिए 18 2 20, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 22 में 2 जोड़ेंगे 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 होगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। भाई 20 पे कौन अक्षर होता है, T होता है, 3 पे कौन अक्षर होता है, C होता है, 24 पे X होता है, 1 सेकंड साथ ही 3 पे C होता है, 24 पे कौन होता है, X होता है, 17 पे कौन होता है, Q होता है, 7 पे कौन होता है, G होता है, यानी TCXQG, TCX किसी ऑप्शन में नहीं भाई, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, RETC। उसके बाद दोस्त 22 2 24, यहाँ पे हमने सही TCX होना चाहिए भाई, TCW दिया है यानी 23 हो रहा है क्या, रीयूज सॉरी, यहाँ पे हमने भी देखिए रीयूज में U है भाई, U है, U तो 21 होगा ना, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 होगा, यहाँ पे 23 होगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 23 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका, जब यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे हमने भी मान लिया, U होगा भाई, U कितना होता है 21 होता है, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 23 होगा, 23 पे कौन होता है, W होता है। अब देखिए ठीक बैठा, और यहाँ पे देखिए 19 में से 2 घटाए 17, 17 पे कौन होता है, Q होता है, और यहाँ 5 2 G, TCWQG। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, TCWQG भाई, ऑप्शन C मिल गया। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। एक मिस्टेक करेंगे तो पूरा प्रश्न गलत हो सकता है साथी, जैसे यहाँ पे हुआ गलती, तो थोड़ी मिस्टेक देखना ध्यान से साथी। लेकिन आप सभी के कमेंट के हिसाब से हमने इस सवाल को राइट आंसर सही किया, आप सभी का दिखा। ओके दोस्त, बहुत अच्छा आप सभी का इस समय साथी रिस्पांस आ रहा है। बस ऐसे लगातार क्लासेस करते रहिए, मज़ा आने वाला है एक दिन साथी जब ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। भाई मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो साथी 23 होते हैं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कदम बांध ये किस नदी के कदम नदी के संगम पर स्थित है? बताइए, कदम बांध ये किस नदी के कदम नदी के संगम पर स्थित है? तो ये भाई गोदावरी नदी के कदम नदी के संगम पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर बताइए, न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? साथी, न्यूटन की गति के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व का नियम, याद रखिएगा, जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आर्मी अग्निवीर के पेपर में बार बार सवाल पूछता है। आर्मी अग्निवीर का कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर रहा है? कल से फॉर्म ओपन हो चुकी है। यदि आप सिंपल 10वीं पास हैं, लेकिन आप साथी 6 सब्जेक्ट मिलाकर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में यदि आपका 45% है तो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, प्लस 33% हर एक में होना चाहिए। 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में है तो भी भाई नर्सिंग वालों को उनको 23 साल का मतलब 2 साल और उनको एक्स्ट्रा मिला है। तो फॉर्म भरिएगा जो जो इच्छुक हैं। 26 नंबर देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, साइक्लोस्टोम जबड़े रहित किस में होते हैं? साइक्लोस्टोम जबड़े रहित ये वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को कब त्याग दिया? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को कब त्याग दिया था? तो साथी याद रखिए 1956 में। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो साथी इनमें से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? सोना नारायण तो भाई कथक नृत्यांगना है, सोना नारायण कथक नृत्यांगना। बिरजू महाराज भी साथी एक कथक नर्तक, ये भी कथक नर्तक है जो कि लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं। प्लस साथी सुजाता महापात्रा जो कि उड़ीसी नृत्यांगना है। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का? सी ऑप्शन हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरोंडेल साथी ये तो भाई कौन सी नृत्यांगना है? भरतनाट्यम नृत्यांगना है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है। तो सी ऑप्शन उड़ीसी नृत्य से संबंधित सुजाता महापात्रा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भाई साहब देखिए, यदि इस साइन यानी ग्रेटर देन का अर्थ माइनस है और लेस देन का अर्थ प्लस है और एंड का अर्थ मल्टीप्लाई है और एट द रेट का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? चलिए दोस्त, तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया है। हर एक साइन का आपको मतलब रखना है, हर एक साइन का मतलब आपको रखना है, उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसमें समय देरी नहीं करेंगे भाई। यदि ऐसा प्रश्न आ जाएगा पेपर में सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या रखना है, देखिए 119 ग्रेटर देन लेस देन का क्या है भाई? यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में माइनस है तो इसका अर्थ माइनस है। तो 119 उसके बाद माइनस 56 के बाद देखिए एट द रेट है। एट द रेट का अर्थ देखिए प्रश्न में एट द रेट का अर्थ भाग है, तो भाई हम यहाँ पे भाग रखेंगे, कितना है? 4 है। 4 के बाद देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है अर्थ है, ग्रेटर देन का अर्थ देखिए प्लस है भाई। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में देखिए सेकेंड वाला उसी साइन का मतलब प्लस दिया है। उसके बाद देखिए दोस्त 23 है, 23 के बाद देखिए एंड है, एंड का अर्थ देखिए भाई गुणा है, तो एंड की जगह गुणा आप सेट करिए 2 हो जाएगा। अब साथ ही इस समीकरण को हल करना अब स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि नया समीकरण बन चुका है। चलिए सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो देखिए 119 माइनस 4 का भाग 56 में करेंगे तो कितनी बार में आता है? 14 बार में। प्लस यहाँ पर देखिए 23 और गुणा 2 है, यानी 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, है ना दोस्त। अब देखिए 119 इधर और 46 इधर, कितना होगा? 119 46 कितना होता है? कोई बताएगा? 119 और 46 कितना होगा? मान लीजिए इसमें हम 4 दे देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 उसी प्रकार 150 और 15 165। 165 माइनस 14 कितना होगा सर जी? 151 होगा। 151 देखिए बी ऑप्शन। तो 30 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो सर जी HCl कर देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आज की इस पेपर का कितना स्कोर आप लोग करें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फेलों को FDNLNY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोल्डन के लिए क्या कूट होगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी फटाफट, बिना समय देरी के इस प्रश्न को आप तुरंत हल करिए। FELLOW इसका कोड FDNLNY। अब बताइए दोस्त, सबसे पहले करने का तरीका है जितने भी अक्षर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनका नंबर कर दीजिए, उनका नंबर कर दीजिए। जैसे F 6 नंबर होता है, E 5 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, डबल L दिया तो भाई डबल 12 होगा, O 15 नंबर का होता है, W 23 नंबर का होता है, F 6 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है, Y 25 नंबर का होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, देखिए 6 से 6 बना, यानी इसमें भाई +0 किया है, इसमें +0 किया यानी सेम उसी को लिख दिया है। उसके बाद देखिए 5 से 4 बना, यानी इसमें -1 किया है। पहले भाई +0 किया है, उसके बाद -1 किया है। उसके बाद दोस्त देखिए 12 से 14 किया है भाई, इसमें +2 को ऐड कर दिया है। समीकरण देखिए पहले +0 -1 +2। उसके बाद देखिए फिर देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए दोस्त फिर यहाँ पे 12 से 12 यानी इसमें फिर से +0 ऐड किया है। देखिए L से L यानी इसमें भी +0 किया है ना दोस्त। उसके बाद देखिए O से N यानी भाई 15 पे O होता है, N 14 होता है, यानी इसमें फिर से -1 किया है। यानी स्टार्टिंग के तीन अक्षर पहले भाई +0 -1 +2, फिर उसके बाद +0 -2, यहाँ से देखिए 23 से 25 +2। स्टार्टिंग के 3 अक्षर +0 -1 +2, फिर उसके बाद +0 -1 +2। समझे दोस्त? +0 -1 +2 +0 -1 +2 ये सीरीज में चल रहे हैं। तो पूछा किसका है? गोल्डन का। बस आपके मनोमस्तिष्क में वो साथी ध्यान रहना चाहिए क्या क्या समीकरण था। GOLDEN, तो भाई G 7 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, D 4 नंबर का, E 5 नंबर का होता है, N 14 नंबर का। तो भाई पहले तो देखिए 7 को 7 ही लिखना है, क्योंकि इसमें +0 कर देंगे तो 7 पे कौन अक्षर आएगा? G आ जाएगा। तो G देखिए किस ऑप्शन में? भाई 3 ऑप्शन में G है। उसके बाद इसमें साथ ही +1 करना है, इसमें +1, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 पे कौन होता है भाई +1 की -1 करना था। यहाँ पे देखिए इसमें E से D बना, यानी -1, सॉरी भाई -1 यहाँ पे -1, यानी 15 से घटा देंगे तो 14 पे कौन आ जाएगा? N आ जाएगा, यानी GN हो जाएगा। अभी देखिए सभी ऑप्शन में GN दिया है। उसके बाद दोस्त इसमें भाई +2 करना है, तो 12 2 कितना होता है? 14 पे एक बार फिर से N आ जाएगा। देखिए GNN देखिए भाई अभी भी तीनों ऑप्शन में भाई। उसके बाद अब फिर से हम लोग इसी समीकरण को फॉलो करेंगे। जैसे +0 4 में 0 जोड़ेंगे तो भाई 4 ही आ गया, यानी 4 पे कौन होगा? D आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं D। उसके बाद -1 5 में से घटाएंगे 4 पे कौन होता है? D होता है। उसके बाद इसको भी हल कर लेते हैं भाई, 14 2 16 पे कौन होता है? P होता है। यानी दोस्त GNNDD और P किस ऑप्शन में है? तो सर जी C ऑप्शन में है। देखिए दोस्त इतना बड़ा सवाल ये हल हुआ है। बताइए दोस्त कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में? समीकरण बस आप लोग समझ लीजिए कि +0 -1 +2 -1 +0 -1 +2, बस यही समीकरण था। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पेश किया गया था? तो साथी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पेश किया गया था? तो याद रखिए नीरज चोपड़ा को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट 35 नंबर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से शामिल नहीं है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? पाकिस्तान है, जापान है, नाइजीरिया, लेकिन कनाडा देश नहीं है। डी ऑप्शन दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऊष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो मेरे दोस्त विकिरण की आवश्यकता नहीं होती। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है क्या कहलाती है? बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। तो भाई शाक कृषि है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस मौसम में भारत में तरबूज, कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है? बताइए किस मौसम में भारत में तरबूज, कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है? तो साथी जो जायद का मौसम होता है ना, इसमें तरबूज और कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। मैथ का सवाल है, चलिए हल कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, कैसे हल करेंगे? पहला 34/15 है, दूसर का 28/13 है, तीसर का 27/10 है और चौथा 34/13 है। बता दीजिए आप लोग कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? अगर मेरा बस चलता तो साथ ही 1 मिनट में इस सवाल को हल कर दे, लेकिन आपको सिखाकर हम मानेंगे। चलिए अब इसको हम एक बिल्कुल बेसिक मेथड वाला नियम लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक नियम जो सब करते हैं। जैसे 15 का भाग 34 में करेंगे, पॉइंट तक ले जाएंगे। जैसे 15 दूना 30, 4 बचा, 0 दे देंगे, पॉइंट का 0। 15 दूना 30, फिर साथ ही 40 में से 10 निकालेंगे तो 15 छक्का नंबर 90, यानी 2.26 आया पहले का। उसके बाद 13 का भाग 28 में, 13 दूना 26, 2 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा। 13 कम 13, 7, 0, 13 पच्चे 65, यानी 2.15 आएगा, है ना दोस्त। अब देखिए 10 का भाग 27 में करेंगे तो सिंपल सब है 2.7 आ जाएगा, 2.7 आएगा, 2.70 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल ठीक। 10 दूना 20, 10 दूना 20 7, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, यानी 2.70 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 13 का भाग 34 में करेंगे तो कितना होगा? 13 दूना 26, 34 में से 26 घटाएंगे 8, पॉइंट देंगे 0, 80, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 2.6 हो रहा है, यहाँ से 2.6 हो रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए पहला 2.26 है, 2.15 है, 2.70, यानी यही तो है। और यहाँ पे देखिए 2.6 है, यानी दोस्त कौन सा है? 27/10 वाला। तो 27 तो बेसिक नियम आपने लगाया, तो ऐसे भी प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं साथी। तो आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। बताइए कोई भी दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में? सिंपल हमने क्या किया भाई, जो बटे में उसको भाग कर दिया, जो पॉइंट में सबसे बड़ा था उसको हमने क्या मान लिया? सबसे बड़ा, जो कि बिल्कुल ठीक भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाइडेस्पीज यानी झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? तो भाई जो हाइडेस्पीज की लड़ाई लड़ी गई थी झेलम की नदी के तट पर, किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी ये? तो भाई एक तो सिकंदर और पोरस ने लड़ी थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। उस अम्ल की पहचान करना जो जिंक सल्फेट में परिवर्तन करता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, UIZDEIZN। तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इजी सवाल है, इसलिए हम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ी, सबसे पहले देखिए कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है। जैंतिया पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, ये तो भाई मेघालय में स्थित है। लेकिन डाफला ये भाई आपका
डापला पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। नाट्य शास्त्र तार वाले वाद्य यंत्र को किस वाद्य के रूप में वर्णित किया जाता है? नाट्य शास्त्र तार वाले वाद्य यंत्रों को किस वाद्य के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्त, बताइए। तो ये तत्ववाद के रूप में इसे वर्णित किया जाता है, जो नाट्य शास्त्र तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट 45 नंबर बताइए। केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया गया है? केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया गया है? तो सर जी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन सी यूकैरियोटिक कोशिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे चैडविक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। किन दो संख्याओं यानी अंकों को नहीं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा? चलिए दोस्त बताइए, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण बिल्कुल ठीक ठाक होगा? चलिए बताइए। तो आप कैसे इस सवाल को हल करेंगे? तो ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन 3 और 78 दिया ना, तो इस समीकरण में आपको 3 की जगह 78 रखना पड़ेगा और 78 की जगह 3 रखना पड़ेगा। उसके बाद नया समीकरण बनाकर हल करने की जरूरत है। चलिए पहले ऑप्शन 1 उठाते हैं। देखिए यहाँ से आपका 13 दिया है, 13 के बाद देखिए प्लस है, प्लस 9 है, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के बाद देखिए 78 है। तो भाई पहले हम लोग ऑप्शन में उठाएं तो 3 यहाँ पर रखेंगे 78 की जगह, यानी 78 की जगह 3 रखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई 27 के बाद -16 इज इक्वल टू देखिए 3 है, 3 के भाई 78 करना पड़ेगा। यानी यदि यहाँ से साथी पहले ऑप्शन से LHS बराबर RHS आया तो समझिए हमारा ठीक ऑप्शन होगा। अब इसको बॉडमस के नियम हल करते हैं, देखते हैं क्या लास्ट में 78 हम लोग का आता है। तो देखिए 3 का भाग 9 में करेंगे तो 3 आएगा। फिर देखिए जब 3 का भाग 9 में किया तो 3 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी 13 + 81 यहाँ से -16 बराबर 78। अब देखिए दोस्त 13 और 81 कितना होता है? 94 होता है। 94 - 16 कितना होता है दोस्त आप सभी का? 94 - 16 78 होता है। यानी भाई पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा आंसर मिल गया। पहला ही ऑप्शन रखने से 3 और 78 को बदलने से हमारा आंसर मिल गया, यानी 78 बराबर 78 आ गया, यानी RHS बराबर LHS बन चुका है हमारा। बताइए दोस्त कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को किसी भी प्रकार का? बताइए 3 और 78 को बस आपस में चेंज करना था, उसका तो बॉडमस का नियम लगा देना था। हम देखिए यहीं पे शॉर्टकट हल किया, 3 का पहले 9 में डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, पहले डिवाइड होता है ना उसका तो मल्टीप्लाई होता है। तो पहले देखिए 3 का भाग 9 में 3 और 3 का मल्टीप्लाई 27 में, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 81 डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से -16 यहाँ पे उतारा है, बराबर 78 है। तो यही क्या था? तो 81 और 13 हमने जोड़ा तो 94, 94 में से 16 घटा देंगे तो कितना आपका आएगा? 78 ही तो आएगा दोस्त। बताइए है ना? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में से कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो साथी इन 16 महाजनपदों में से एक कौन नहीं है? तो याद रखिए कामरूप नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का हल करते हैं सभी साथी। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आर्सेनिक का AR AS AC या AN क्या होता है आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र? तो दोस्त याद रखिए AS होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? बहुत मेहनत के बाद ये पेपर तैयार किया गया, तो बहुत मेहनत के बाद ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। तो इस ईमानदारी का तो फल मिलना चाहिए दोस्त। आप बस तैयारी करते रहिए दोस्त, बस आप लगातार मेहनत करते रहिए। इस बार भाई रेलवे ग्रुप डी में एक सीट ले लीजिए।
ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 हम पे एक नए क्लास के साथ, एक दमदार क्लास के साथ। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं साथ ही 11:30 हम पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।